में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल मतलब क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी यौगिक में एक या एक से अधिक अगर बेंजीन वाले उपस्थित हो तो इन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। अब ये जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक हैं, ये OH समूह की स्थिति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला तो है एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल में जो OH समूह है वो बेंजीन वलय से संयुक्त न होकर पार्श्व श्रृंखला, देख लीजिए बेंजीन जो समूह है इससे ना जुड़ करके इससे जुड़ी हुई जो पार्श्व श्रृंखला है उससे अगर OH ग्रुप जुड़ता है तो ऐसे यौगिक जो है वो एरोमेटिक एल्कोहल कहलाते हैं। ये यौगिक जो है सामान्य एलिफेटिक हाइड्रोक्सी यौगिकों अर्थात एल्कोहलों के जैसी अभिक्रियाएं ही प्रदर्शित करते हैं। दूसरे होते हैं फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है कि OH समूह जो है वो सीधा ही बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। सीधा बेंजीन वलय के कार्बन के साथ में अगर OH जुड़ता है तो क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। अब इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। ये फिनॉल श्रेणी का सरलतम सदस्य होता है और साधारणतया जो फिनॉल के नाम से जाना जाता है इसे रैंग ने कोलतार से जो है वो प्राप्त किया था, जिसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। जी हाँ, फिनॉल ही कार्बोलिक अम्ल कहलाता है। और मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल जो होते हैं उनके कुछ अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे अगर OH में पैरा पोजीशन पे अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यह होता है ऑर्थोक्रिसोल। अगर दो OH ग्रुप एक साथ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं तो इसे कहा जाता है कैटिकॉल। और अगर सैलिसिलिक अम्ल इसे कहा जाता है जब OH के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे यदि COOH जुड़ा हुआ होता है तो ये कहलाता है सैलिसिलिक अम्ल। बेंजीन वाले में एक से अधिक अगर OH ग्रुप हो तो जैसे ऑपोजिट पोजीशन पे ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये कहलाता है क्विनॉल। और अगर इस तरीके से ऑर्थो मेटा और पैरा पर एक साथ तो ये कहलाता है पायरोगेलॉल। ये इस तरीके से इनके विशिष्ट नाम होते हैं। वर्गीकरण में देख लीजिए, पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि बेंजीन वलय के साथ में यदि एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, देख लीजिए यहाँ भी एक ही OH ग्रुप उपस्थित है, एक OH ग्रुप यदि जुड़ा हुआ होता है तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। जैसे ये है शुद्ध फिनॉल, ये कहलाएगा पैराक्रिसोल, ये इसको कहेंगे बीटा नेफ्थॉल और ये अल्फा नेफ्थॉल कहलाता है। ऐसे ही डाइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब है कि OH ग्रुप जो है वो दो उपस्थित होते हैं बेंजीन रिंग पर ही। तो इस तरीके से ये कैटिकॉल ये कहलाएगा रिसोर्सिनॉल और पैरा पोजीशन पे अगर प्रेजेंट है तो क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉन इसका नाम हो जाएगा। ट्राइहाइड्रिक का मतलब है कि तीन OH ग्रुप उपस्थित हो, तीन OH ग्रुप उपस्थित हो तो पायरोगेलॉल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर या 1, 2 और 4 पोजीशन पर प्रेजेंट है तो 1, 2, 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन इसे कहा जाएगा। हाइड्रोक्सी क्विनॉल भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये तो क्या कहलाएगा? क्विनॉल और इससे जुड़ा हुआ है एक OH, इसलिए हाइड्रोक्सी क्विनॉल। और 1, 3 और 5 पोजीशन पे यदि 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं तो कहलाएगा 1,3,5 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन या पायरोग्लूसिनॉल कहते हैं। तो ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के एग्जांपल हैं। इसी प्रकार से फिनॉल के नामकरण की जो सामान्य नाम पद्धति है उसमें हम क्या करते हैं, इस पद्धति में हाइड्रोक्सी बेंजीन अर्थात इस श्रेणी के सरलतम सदस्य को फिनॉल कहा जाता है तथा अन्य सदस्यों का नामकरण जो है इसके व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। और इस पद्धति में प्रतिस्थापियों की स्थिति को जो है ऑर्थो मेटा और पैरा द्वारा दर्शाया जाता है। किस प्रकार से? जैसे फिनॉल है तो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है तो ऑर्थोक्रिसोल। मेटा पोजीशन पर अगर जुड़ा हुआ है तो मेटाक्रिसोल और पैरा पोजीशन पर यदि जुड़ा हुआ है तो पैराक्रिसोल ये हो जाता है। IUPAC नाम के अकॉर्डिंग देखें तो IUPAC में आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग जो है वहां से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी पास में स्थित हो। तो 1, 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा, 1, 2 और 3 नंबर के कार्बन पे है तो 1, 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इसे कहेंगे जिसे रिसोर्सिनॉल भी कहा जाता है। और इसे 1, 2, 3 और 4 यानी कि 1, 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे जिसे क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉन भी कहा जाता है। यदि बेंजीन वलय पर ऐसे अन्य क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हों जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, SO3H का, ये अगर जुड़े हुए हों तो फिर आप वरीयता क्रम जो है हमारी प्रतिस्थापियों की फंक्शनल ग्रुप्स की जो सीरीज है जिसे वरीयता सीरीज कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर दे करके आप नाम लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम, इसको आप पहले नंबर देंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा देंगे तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। अब जो है OH ग्रुप इसको आप सब्स्टिट्यूट की तरह नाम लिखेंगे और कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ऐसे ही इसे कहेंगे 2, 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से इसके नाम हो जाएंगे। फिनॉल के निर्माण की विधियों की बात करते हैं तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? सबसे पहले कि प्रयोगशाला विधि में जो आपका एजोनियम
लवण है, देख लीजिए, इसे क्या कहेंगे, एजोनियम लवण कहेंगे। इस एजोनियम का भाप आसवन विधि द्वारा जो है अम्ल की उपस्थिति में गर्म कराने पर क्या प्राप्त होता है, आपको फिनॉल का क्लोरो डेरिवेटिव आपको प्राप्त होता है। बाद में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से आप जब अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक जो अम्ल है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम जो लवण है, यदि आप वो ले लेते हैं तो इसकी अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में संगलन द्वारा करवाई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो है यहाँ से प्राप्त हो जाता है और इसको जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटन कराने पर ये क्या दे देता है, फिनॉल दे देता है। यानी कि तनु अम्लों की उपस्थिति में ये क्या दे देता है, आपको फिनॉल दे देता है। तनु अम्ल HCl या H2SO4 की उपस्थिति में आपको फिनॉल दे देता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड तनु अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। फिनोलिक अम्लों के आसवन द्वारा देख लीजिए, फिनोलिक अम्ल जैसे सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कराने पर भी आपको फिनॉल प्राप्त होता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण द्वारा देख लीजिए, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, इसको अगर हम एल्किल ग्रुप माने तो RMgX, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो इस तरह का एक उत्पाद प्राप्त होगा जिसकी अभिक्रिया दोबारा से अगर आप RMgX के साथ में करवाते हैं तो 2 मोल आपको इस तरह के उत्पाद के प्राप्त होंगे जिसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बाद में इसका H3O+ यानी कि जल अपघटन करवा देंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगी। कोलतार के आसवन के मध्य तेल प्रभाज द्वारा, मध्य तेल प्रभाज का मतलब है कि 170 से 230 डिग्री सेल्सियस पर इसका मध्य तेल, इसे मध्य तेल कहा जाता है। मतलब अगर कोलतार का प्रभाजी आसवन जो है 170 से 230 डिग्री सेल्सियस पर करवाया जाए तो आपको मध्य तेल प्राप्त होते हैं। इनमें मुख्यतः फिनॉल और नेफ्थलीन वगैरह उपस्थित होते हैं और इसमें से जो नेफ्थलीन है ये क्रिस्टलीकृत होकर के अलग हो जाता है और जो पेरेंट लिक्विड बचता है या जो मात्र द्रव बचता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिकृत करा करके आप जो है फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्यूमीन द्वारा आप किस प्रकार से बेंजीन की जो अभिक्रिया है उसको आप AlCl3 से करवाएंगे तो AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन जो है वो प्रोपीन से कराने पर फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा क्यूमीन प्राप्त होती है और इस क्यूमीन को 130 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करवा करके क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाएंगे और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो है वो तनु अम्ल के साथ में अपघटित होकर के फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये जो क्यूमीन है वायु की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकृत होकर के क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाएगा, ये परऑक्साइड बंद है, इसका आप जो है तनु अम्लों की उपस्थिति में अभिकृत करवा करके यहाँ से आप फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। राशिंग प्रक्रम द्वारा भी आप जो है फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, बेंजीन तथा HCl की अभिक्रिया जो है 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर CuCl2 और FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि करवाते हैं तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह क्लोरोबेंजीन जो है वो अति तप्त भाप जो सिलिकॉन ऑक्साइड की उपस्थिति में 425 डिग्री सेल्सियस पर काम करती है, उसमें अगर अभिकृत जिसको करवाते हैं तो ये आपको डायरेक्ट क्या दे देता है, फिनॉल दे देता है। और यहाँ से जो ये HCl निकला है, ये HCl वापस यहाँ पर पुनः प्रयोग के लिए आपको प्राप्त हो जाता है। डाउस प्रक्रम क्या कहलाता है, डाउस प्रक्रम में जो है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आप NaOH के साथ में करवाते हैं 200 वायुमंडलीय दाब 300 डिग्री सेल्सियस तापमान और CuCl2 की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। फिनॉल के भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुणधर्म यह है कि जो फिनॉल जो है ये द्रव होता है और इसका गलनांक जो है वो निम्न होता है। ठीक है, इसके जो प्रथम सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं और विशिष्ट गंध वाले होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। वायु और प्रकाश की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर के गुलाबी या लाल रंग के आपको देखने को प्राप्त होते हैं। अगर आपको फिनॉल जो है गुलाबी या लाल रंग का प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीकृत हो चुका है। जो शुद्ध फिनॉल होते हैं वो रंगहीन होते हैं। बेटा क्वथनांकों की अगर बात करें तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जो है उपस्थित होने की वजह से इनका जो OH बंध है वो कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है और फिनोलों के जो क्वथनांक होते हैं उनके संगत हाइड्रोकार्बन या आयरिल हैलाइड या अल्कोहल जो भी होते हैं उनसे उच्च प्राप्त हो जाते हैं केवल और केवल इस हाइड्रोजन बंध की वजह से। तो देखिए एक फिनॉल जो है दूसरे फिनॉल तीसरा फिनॉल ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है और इसका जो क्वथनांक है वो अधिक प्राप्त हो जाता है। विलेयता की बात करें तो फिनॉल जो है वो ठंडे जल में तो कम घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल ईथर वगैरह में ही पूर्ण रूप से विलेय हो जाते हैं। अब पॉलीहाइड्रिक जो फिनॉल होते हैं वो जल में बहुत अच्छी तरीके से विलेय हो पाते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। OH समूह की जो स्थिति है कि
ऑर्थो स्थिति पर यदि फ्लोराइड, नाइट्रो, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक समूह यदि उपस्थित हो तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये जल के साथ में आबंध नहीं बनाता है, क्योंकि वो इनके साथ में हाइड्रोजन बंध बनाने में व्यस्त हो जाता है। इसके नाइट्रोजन के साथ में, इस फ्लोरीन के साथ में, इधर इस ऑक्सीजन के साथ में, इसके हाइड्रोजन के साथ में यदि बंध बना लेगा तो वो जल के साथ में आबंध हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा और जल में कैसा हो जाएगा, अविलय हो जाएगा, विलयता इसकी कम हो जाती है। अतः ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा मेटानाइट्रोफिनॉल जो है इनकी अपेक्षा जो है ये कम विलय होते हैं। तो देख लीजिए ये COOH बंध, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है OH के साथ में, तो ये हाइड्रोजन COOH के ऑक्सीजन के साथ में अंतर अणु हाइड्रोजन आबंध बना लेता है, जिससे की वजह से इसकी विलयता जो है वो थोड़ी कम प्राप्त हो जाती है। विषाक्त और संक्षारक इसकी प्रवृत्ति होती है, यानी कि इसकी प्रकृति जो होती है वो अति विषैली होती है और प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के इसमें गुण होते हैं, और त्वचा के संपर्क में आने पर यह सांद्र अवस्था में फफोले उत्पन्न कर देता है, यानी कि थोड़ा सा फिनॉल भी अगर आपके हाथ पर अगर गलती से गिर जाता है तो वहां पर फफोले हो जाते हैं। ये फिनॉल की जो कुछ रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में बात कर लेते हैं। रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले हम बात करेंगे OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं की। तो फिनॉल में जो OH समूह है, इस समूह की निम्न दो प्रकार के अभिक्रियाएं हो सकती हैं। एक तो O और H का विदलन हो बीच में से, और एक कार्बन तथा OH का विदलन हो इस प्रकार से। तो एक बार तो आप हाइड्रोजन के विदलन की अभिक्रिया देखेंगे, एक बार आप हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उसके विदलन की अभिक्रियाएं देखेंगे। H अगर यहाँ से मिलता है तो बताइए H जो है H+ के रूप में मिलेगा, तो ये इसका मतलब है कि ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। और अगर COH बंध टूटता है तो यहाँ पे से आपको OH- आयन मिलता है, जो कि इसके क्षारीय गुणों की व्याख्या करने का काम करता है। अम्लीयता की बात करते हैं तो प्रबल अम्ल जो है OH- की उपस्थिति में H2O बना लेता है और फिनोक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है और दुर्बल अम्ल का निर्माण करता है। ये फिनोक्साइड आयन जो है प्रबल अम्ल की उपस्थिति में दुर्बल अम्ल का निर्माण कर लेता है और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो फ्री कर देता है यहाँ से फ्री। फिनॉल जो है एक दुर्बल अम्ल है, प्रबल अच्छा इसका जो अभिक्रिया है ये प्रबल अम्ल और के साथ में क्यों अभिक्रिया कर रहा है, क्योंकि प्रबल अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके ये एक दुर्बल अम्ल होने का उदाहरण दे रहा है, यानी कि एक दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके फिनोक्साइड लवण बनाएगा, परंतु Na2CO3 NaHCO3 आदि को विघटित नहीं कर पाएगा। और फिनॉल के वियोजन स्थिरांक का जो मान होता है 10⁻⁻8 से 10⁻10 के मध्य होता है, जबकि एल्कोहलों के जो वियोजन स्थिरांक होते हैं वो 10⁻16 से 10⁻18 होते हैं, इनके मध्य होता है, जो कि ये दर्शाता है कि भाई फिनॉल जो है अल्कोहलों से अधिक, परंतु कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा कार्बोनिक जो अम्ल होते हैं इनसे कम अम्लीय होते हैं, मतलब अल्कोहल से तो अधिक और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम अम्लीय ये प्राप्त होते हैं, और इनके pKa का जो मान होता है वो अल्कोहलों से थोड़ा कम प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर कुछ फिनॉल के यौगिक दिए हुए हैं जिनके सूत्र दिए हुए हैं तथा pKa की वैल्यूज दी हुई हैं। फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है कि भाई बेंजीन वलय में यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप वगैरह उपस्थित हैं, तो ये क्या करेंगे, फिनोक्साइड आयन के बेंजीन वलय पर जो ऋणावेश है इसको कम कर देंगे, फलस्वरूप फिनोक्साइड आयन का जो स्थायित्व है इसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है तो इसका मतलब इसकी अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ग्रुप जो हैं फिनॉल की अम्लीय प्रबलता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो पैरानाइट्रोल जो है वो नाइट्रोफिनॉल जो है वो सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उससे कम, मेटानाइट्रोफिनॉल और कम, और फिनॉल सबसे कम अम्लीय प्रकृति का पाया जाता है। इसी प्रकार हेलोफिनॉल भी, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल सब सर्वाधिक, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल उससे कम, ऑर्थोआयोडोफिनॉल और कम, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल सब और कम, और फिनॉल सबसे कम अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अम्लीय प्रकृति का या अम्लीयता का यहाँ पर एक क्रम दिया हुआ है। बेंजीन वलय में यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे कि एल्किल समूह हो गया, एल्कोक्सी समूह हो गया, एमीन समूह हो गया, इनकी उपस्थिति में क्या होता है, फिनोक्साइड आयन जो है फिनोक्साइड आयन के बेंजीन वलय पर धनावेश बढ़ जाता है। अब धनावेश बेंजीन वलय पर है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, तो फलस्वरूप क्या होता है, फिनोक्साइड आयन का जो स्थायित्व है वो कम हो जाता है। फिनोक्साइड आयन जो है वो अपने आप को स्थायी करने का प्रयास करता है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से ये अस्थायी जाता है और इसकी अम्लीय प्रबलता में कमी आती है।
ये अम्लीय स्थायित्व में कमी आती है। तो अम्लीय स्थायित्व का जो क्रम है वो ये देखिए, रिसोर्सिनॉल सबसे सर्वाधिक, उससे कम क्विनॉल, उससे कम कैटिकोल, फिर फिनॉल, मेटाक्रिसोल, उससे कम पैराक्रिसोल और सबसे कम ऑर्थोक्रिसोल जो है वो अम्लीयता प्रदर्शित करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ, मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर जुड़ करके इसके स्थायित्व को कम करता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह जो है अम्लीय प्रकृति को कम कर देते हैं, क्योंकि आयन के स्थायित्व को भी कम कर देते हैं। OH के आबंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं पर बात करेंगे। तो OH आबंध के कारण जो है अभिक्रियाएं किस प्रकार से होंगी। यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया जब NaOH के साथ में करवाई जाएगी तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। ये जो H है ये इस OH के साथ में जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये सोडियम यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में बाहर निकला है, जो कि एक इसकी अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस प्रवाहित करने पर फिनॉल जो है वो मुक्त हो जाती है, क्योंकि कार्बोनिक अम्ल जो है फिनॉल के साथ में अधिक प्रबल अम्ल है। देख लीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो वापस से फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। सक्रिय धातुओं के साथ में भी अभिक्रिया करके जो ये हाइड्रोजन मुक्त कर देता है और सक्रिय धातु इस तरीके से इसके साथ में जुड़ जाती है और धातु फिनॉक्साइड का निर्माण कर लेती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में देख लीजिए आप किस प्रकार से अभिक्रिया होगी कि यहाँ से एल्किल समूह जो है वो इस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाएगा और एक इस तरह का योगोत्पाद आपको प्राप्त होता यहाँ पर दिखाई देता है। एसिटिलीकरण की अभिक्रिया में देख लीजिए आप, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब फिनॉल के साथ में करवाते हैं तो फेनिल एसीटेट का निर्माण यहाँ से हो जाता है और HCl जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये वाला H जो है इस Cl के साथ में बाहर निकल जाता है HCl के रूप में। इसी प्रकार बेंजोइलीकरण देख लीजिए आप, बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड का Cl फिनॉल के H के साथ में अलग निकल करके फेनिल बेंजोइड का निर्माण यहाँ पर कर लेता है और ये भी फेनिल एसीटेट के समान ही फ्रीज पुनर्विन्यास दर्शाता है। और इस अभिक्रिया को बेंजोइलीकरण भी कहा जाता है या शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। एल्कलीकरण की अभिक्रिया या अल्कलीकरण जो है किस प्रकार किया जाता है कि तप्त थोरियम पर प्रवाहित करवाएं अगर अल्कोहल को NaOH के साथ में तो फिनॉल का ईथर बन जाएगा, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो वापस से मिथाइल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करके ब्रोमीन और सोडियम अलग हो जाएगा NaBr के रूप में और आपको एनिसोल यानी कि मेथिल फेनिल ईथर आपको प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रकार से C6H5 सोडियम फिनॉक्साइड जो है एथिल ब्रोमाइड के साथ भी अभिक्रिया करके NaBr अलग निकाल देगी और फिनेटॉल यानी कि एथिल फेनिल ईथर अलग प्राप्त हो जाएगा आपको। या फिर आप अल्कोहल जो आपका फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया जो है आप CH3OH मिथाइल हाइड्रोक्साइड के साथ में या मिथेनॉल के साथ में भी करवाते हैं तो भी आपको यहाँ से H2O के रूप में ये अलग प्राप्त हो जाएगा थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में और एनिसोल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आप देख लीजिए कि आप जो है 2 डिग्री हेलो एल्केन की अभिक्रिया जो है आप सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में करवाएंगे तो NaCl अलग होकर के आइसोप्रोपिल फेनिल ईथर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिनॉल की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन के साथ में करवाते हैं तो फेनिल मेथिल ईथर यानी कि एनिसोल जो प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को मेथिलीकरण भी कहा जाता है। यहाँ से क्या होता है, N2 गैस जो है वो मुक्त हो जाती है और CH3 यहाँ पर जुड़ करके एनिसोल का निर्माण कर लेता है। सल्फोनिलेशन या सल्फोनिलीकरण, इस अभिक्रिया में क्या होता है, OH समूह जो है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन टॉसाइल समूह द्वारा करते हैं, इसे सल्फोनीकरण कहते हैं। ये जो टॉसाइल क्लोराइड है, ये जो आपको यौगिक नजर आ रहा है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड जो है इसे टॉसाइल क्लोराइड कहते हैं। यहाँ से ये अपना क्लोराइड आयन जो है फिनॉल के हाइड्रोजन के साथ में हटा देता है और pyridine की उपस्थिति में ये फेनिल टॉसाइलेट का निर्माण यहाँ से कर लेता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में अगर इसका अपचयन करवाया जाए तो ये लिथियम एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन जो है यहाँ से मुक्त हो जाती है। अब कार्बन और OH बंध जो है वो अगर टूटे तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो जिंक चूर्ण के साथ में यदि आप अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक चूर्ण जो है जिंक ऑक्साइड के रूप में अलग प्राप्त हो जाता है और यहाँ से आपको बेंजीन जो है वो प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में यदि आप अभिक्रिया करवाते हैं तो पेंटाक्लोराइड की जो अभिक्रिया जैसी अल्कोहल प्रदर्शित करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से फिनॉल भी PCl5 के साथ में अभिक्रिया प्रदर्शित करके POCl3 HCl जो है मुक्त कर देते हैं और क्लोरोबेंजीन का निर्माण यहाँ से कर लेते हैं। और ये POCl3 जो है वापिस से
फिनॉल के साथ में अभिक्रिया करके या ट्राइफेनिल के साथ में अभिक्रिया करके फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल के साथ में अभिक्रिया करके ट्राइफेनिल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं और HCl जो है वो अलग प्राप्त हो जाता है। ट्राइफेनिल फॉस्फेट यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनने के कारण जो है जो क्लोरोबेंजीन है इसकी बहुत कम मात्रा यहाँ से आपको प्राप्त होती है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में भी ये जो है ट्राइफेनिल फॉस्फेट देता है और ट्राइफेनिल फॉस्फेट यहाँ पर जो है मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ में अभिक्रिया, फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करके पेंटा सल्फाइड जो है वो पेंटा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और उसको थायोफिनॉल में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया के साथ में यदि आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, या फिर अमोनियम सल्फाइड की उपस्थिति में, अमोनिया की उपस्थिति में तथा 150 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में से आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? एनिलीन में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो अभिक्रिया है ये बुकरर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। फेरिक क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया, फेरिक क्लोराइड के साथ में जो है फिनॉल या इनॉल समूह जो है अभिक्रिया करके इस तरीके से एक इनोलिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये इनोलिक यौगिक जो है बाद में HCl और ये जो है HCl यहाँ से मुक्त करते हैं। फिनॉल जो है बैंगनी रंग का संकर आयन, ये जो है एक बैंगनी रंग का संकर आयन बनाते हैं। संकर आयन का यहाँ से निर्माण हो जाता है FeCl3 की अभिक्रिया के साथ। और इस अभिक्रिया का जो प्रयोग है ये प्रयोगशाला में फिनॉल की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। कैसे कि अभिक्रिया में कुछ फिनॉल द्वारा जो है उत्पन्न कलर किस प्रकार से, फिनॉल जो है बैंगनी रंग देगा FeCl3 के साथ में, कैटिकोल हरा रंग, रिसोर्सिनॉल जो है वो भी बैंगनी रंग, ऑर्थोक्रिसोल नीला रंग, पायरोगेलोल जो है वो लाल रंग और पायरोग्लूसिनॉल जो है वो गहरा बैंगनी रंग यहाँ से देते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा फिनॉल उपस्थित है। बेंजीन वलय के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको देख लेते हैं कि बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण जो है फिनॉल मुख्यतया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन देता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR अभिक्रिया ये देता है। तो OH समूह जो है इस SE अभिक्रियाओं के लिए ऑर्थो तथा पैरादेशिक होता है। सक्रियणकारी समूह जो है क्योंकि यह +R प्रभाव उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रॉन दाता समूह यहाँ पर ये उपस्थित होता है OH। अब किस प्रकार से होगा? ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पे इधर देगा और यहाँ पर क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी तो ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर अगर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बना देगा। बाद में अनुनाद द्वारा जो है ये स्थायी संकर का निर्माण कर लेगा और इस प्रकार से ये स्थायी हो जाएगा। तो अतः फिनॉल के जो नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कहाँ पर? ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो सर्वाधिक कहाँ हुई है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण कहाँ पर करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का जो आक्रमण है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। ये इस अनुनादी संरचनाओं द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में निम्न क्रिया विधि द्वारा संपन्न होगी। अभिक्रिया क्या होगा? सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा वो इस बंध को, यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसको तोड़ करके एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बाद में ये हाइड्रोजन जो है रिमूव होकर के ये और ये दो अभिक्रिया है, या तो ऑर्थो पोजिशन पर जुड़े या पैरा पोजिशन पर जुड़े। जहां पर भी जो भी जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को अपना जो है बॉन्ड त्यागना पड़ेगा और वहां उसकी हाइड्रोजन की जगह पे इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर के रुक जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन को अपना बॉन्ड जो है त्यागना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन इधर भी अपना बॉन्ड देगा, इधर भी अपना बॉन्ड देगा और ये वाला बॉन्ड भी इधर चला जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर वापस ले लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर के पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आप देखेंगे। अब हेलोजनीकरण में आप अगर ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो ब्रोमाइड, यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ करके ट्राइब्रोमोफिनॉल का या 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का एक श्वेत अवक्षेप देता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो आक्रमणकारी जो है वो कौन है? Br+ आयन। जबकि अगर Br2 की अभिक्रिया जो है CH2 या CHCl3 के साथ में करवाई जाए तो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट ही प्राप्त होगा या फिर ब्रोमो प्रोडक्ट ही प्राप्त होगा। दोनों अभिक्रियाओं में अंतर यह है कि यहाँ पर ब्रोमीन जो है ब्रोमीन जल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो है ब्रोमीन CH2 या CHCl3 की उपस्थिति में काम में लिया जाता है। अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होगा। सल्फोनीकरण की अभिक्रिया में देख लीजिए, सांद्र H2SO4 के साथ में यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको ऑर्थो
और पैरा प्रोडक्ट इस तरीके से प्राप्त होते हैं, है ना। और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होने पर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर तो मुख्य उत्पाद ये मिलता है, और 100 डिग्री पर जो है मुख्य उत्पाद आपको पैरा प्रोडक्ट मिलता है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है सल्फोनिक अम्ल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल, पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल का जो यहाँ पर जो है आपको मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थो सल्फोनिक, पैरा सल्फोनिक, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल, पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल, या इन दोनों का मिक्सचर जो है आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ से नाइट्रीकरण अगर इसका करवाते हैं तो नाइट्रीकरण में HNO3 जो है, तनु HNO3 अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर जो NO2 प्लस समूह है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति काम करता है, और CH3 की उपस्थिति में 288 केल्विन तापमान पर ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का यहाँ से निर्माण आपको करके देता है। फिनोल की क्रिया जो है नाइट्रीकारक मिश्रण से यदि आप करवा देते हो, यानी सांद्र HNO3 की और सांद्र H2SO4 दोनों ही लेकर के इसको गर्म आप करवा देते हो, तो इस तरह का 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलेगा, जिसे आप पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोसोनीकरण, अब नाइट्रोसोनीकरण में नाइट्रोसोनियम जो आयन है NO+, ये आक्रमणकारी की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात काम करेगा, और ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल और पैरा नाइट्रोसोफिनोल का निर्माण यहाँ से ये करके देता है। नाइट्रोसोफिनोल जो है HNO3 द्वारा NO2 में या ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपको बाद में प्राप्त हो जाता है इसके ऑक्सीकरण द्वारा। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण के लिए आप जो है CH3Cl की उपस्थिति में या CH3Cl की अभिक्रिया जो है AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो आपको ऑर्थोक्रिसोल तथा पैराक्रिसोल प्राप्त होता है। यहाँ पर जो AlCl3 होता है ये जो है हैलोजन वाहक का काम करता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण देख लीजिए, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर फिनोल के साथ में करवाई जाती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन आपको प्राप्त होते हैं। संघनन की अभिक्रियाएं देख लीजिए, एसीटोन का यदि फिनोल के 2 मोल के साथ में संघनन करवाया जाता है तो बिसफिनोल यानी कि 2 फिनोल A यानी कि एसीटोन के साथ में इस प्रकार के जुड़ करके एक संघनन उत्पाद का निर्माण यहाँ से आपको करके देते हैं। लैडरर माने से अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार कुछ भी हो, इनकी उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के आधिक्य के साथ में यदि फिनोल को गर्म करते हैं तो बेकेलाइट या फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया जो है लेडर माने से अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से फिनोल की अगर एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का निर्माण होता है। ये वाले जो अल्कोहल होते हैं, ये वाला इधर वाला हाइड्रोजन लेकर के ये H2 निकाल देते हैं और इस प्रकार से एक लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और ये वाले जो है नीचे उपस्थित जो है OH ग्रुप है उसके साथ में जुड़ करके इस तरह से एक अशाखित अगर ब्रांच बनती है तो इसे आप बेकेलाइट कहते हैं। ये बेकेलाइट जो है बाद में ब्रांचिंग कर करके भी अलग तरह का एक प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है। तो बेकेलाइट प्राप्त करने की ये लैडरर माने से रिएक्शन कहलाती है। थैलीन अभिक्रिया, थैलीन अभिक्रिया में क्या होता है, फिनोल जो है थैलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके थैलिक अम्ल को यदि आप गर्म करते हैं तो थैलिक अम्ल जो है वो H2O निकाल करके इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है, और ये जब फिनोल के साथ में इस प्रकार से जुड़ता है तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल का अणु यहाँ से निकलता है और फिनोफ्थेलिन प्राप्त हो जाता है। तो फिनोल का थैलिक अम्ल के साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि संघनन करवाते हैं तो फिनोफ्थेलिन आपको प्राप्त हो जाता है, और ये अम्ल क्षार जो अनुमापन विधि है उसमें सूचक का काम करता है, जिसे आप 2 या 3 बूंद डालते हैं ना वो वाला। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया में आप देख लीजिए कि ये कौन है आपका बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। डाइओजेनियम क्लोराइड जो है फिनोल के साथ में अभिक्रिया करके HCl यहाँ से निकाल देगा, ये जो Cl है इसके इधर वाले H के साथ ये वाला H नहीं जाएगा, इधर वाला H जाएगा, उसके साथ में निकल जाता है और पैरा हाइड्रोक्सी एसोबेंजीन का निर्माण कर लेते हैं, जो कि एक नारंगी लाल रंग का रंजक होता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये वाला हाइड्रोजन ना निकल करके पीछे जो उपस्थित हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से HCl के रूप में निष्कासित हो जाता है, और NaOH की उपस्थिति में तथा अम्लीय माध्यम में 273 केल्विन पर ये पैरा हाइड्रोक्सी एसोबेंजीन नारंगी या लाल रंग का एक रंजक है वो, या एजो रंजक इसको कहते हैं, वो प्राप्त आपको हो जाता है। ये एजो रंजक जो है बाद में बीटा नेफ्थोल के साथ में भी अभिक्रिया करता है और यहाँ से HCl का निष्कासन करके ये एजो रंजक का निर्माण कर लेता है। अन्य अभिक्रियाएं देखेंगे, फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनोल जो है
वो एसिटिल क्लोराइड के साथ में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फेनिल एसिडेट का निर्माण यहाँ से आपको करके देती है। तो फिनोलिक एस्टर जो है वो लुईस अम्ल के साथ में गर्म कराने पर पुनर्विन्यासित हो जाता है, जिससे एसिल समूह जो है फिनोलिक समूह की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर स्थानांतरित हो जाता है और 60 डिग्री सेल्सियस पर मुख्य उत्पाद जो है पैरा तथा 160 डिग्री सेल्सियस पर मुख्य उत्पाद जो है वो ऑर्थो प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया जो है पुनर्विन्यास, फ्रीज पुनर्विन्यास कहलाती है। यानी कि फेनिल एसीटेट जो मिला है इसका निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यदि आप 60 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि कम ताप पर यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मिलेगा, और अगर 160 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर यदि आप इसको ट्रीट करवाते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा, परंतु ये अल्प मात्रा में और वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण में क्या होता है कि फिनोल की जो है NaNO2 के साथ में सांद्र H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाने पर ये गहरा नीला, गहरा हरा या गहरा नीला रंग जो है वो देता है, जो तनुता बढ़ाने पर जो है बाद में लाल हो जाता है, और इसे NaOH के साथ में अगर क्षारीय करते हैं तो पुनः वास्तविक हरा या नीला रंग प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें जो फिनोल है उसको इसमें इस अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं, फिनोल का परीक्षण करते हैं कि भाई फिनोल उपस्थित है या नहीं। यानी कि फिनोल जो है NaNO2 के साथ में तथा तनु H2SO4 के साथ में 290 केल्विन ताप पर नाइट्रोसोफिनोल देती है। ये नाइट्रोसोफिनोल जो है वो बाद में अगर आप इसका ये पैरा नाइट्रोसोफिनोल जो है ये हरा या नीला रंग का होता है, बाद में यदि इसकी तनुता बढ़ाते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है, और लाल रंग का होने के बाद अगर वापस से इसको NaOH के साथ में अभिक्रिया करवाया जाता है तो वापस ये नीला या हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो फिनोल उपस्थित है, अन्यथा फिनोल उपस्थित नहीं है। यही लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण है। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण देख लीजिए। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में जो फिनोल है ये निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके जो है इस तरीके का एक उत्पाद देता है जिसे बेंजेल्डिहाइड हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी समूह युक्त बेंजेल्डिहाइड का यहाँ पर निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहा जाता है। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या होता है कि फिर फिनोल जो है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जो है HCl और CO के साथ में अभिक्रिया करके बेंजेल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं आप, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहा जाता है। CO तथा HCl मिलकर के इस फॉर्मिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यह फॉर्मिल क्लोराइड जो है फिनोल के साथ में अभिक्रिया करके AlCl3 की उपस्थिति में आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड देता है। यही क्या कहलाती है, गाटरमान कोक अभिक्रिया कहलाती है। राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनोल जो है कास्टिक क्षार जैसे NaOH या KOH के विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड देता है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड को आप सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी बोलते हैं, और यह राइमर टीमान अभिक्रिया है। किस प्रकार से होती है, फिनोल जो है वो क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर NaOH के साथ में अभिक्रिया करके इस प्रकार के एक यौगोत्पाद का निर्माण करती है, जो NaOH के साथ में ट्रीट करवा करके इस हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम आ जाता है, और सोडियम आया हुआ ये जो प्रोडक्ट है इसका अम्लीय जल अपघटन करवाने पर आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाता है। या फिर आप जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में भी इस रिएक्शन को अगर NaOH के साथ में करवाते हैं तो आपको यहाँ पर CHCl2 की जगह पर CCl3 प्राप्त होता है, जो बाद में NaOH के साथ में इस हाइड्रोजन को सोडियम हटा देता है और इसका ऑक्सीकरण करवा करके COONA में परिवर्तित कर देता है। और COONA बाद में इस प्रोडक्ट का यदि आप बाद में जल अपघटन करवाते हैं अम्लीय माध्यम में तो यह सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, Na हट करके H यहाँ पर आ जाता है। कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है, फिनोल जो है सोडियम लवण या सोडियम फिनोक्साइड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 125 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब जैसे कि 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर यदि आप गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट जो है ये प्राप्त होता है, और इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करवाने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो देख लीजिए सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम वाला जो फिनोल है, सोडियम फिनोक्साइड जो है इसका आप कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 400 केल्विन ताप तथा 6 वायुमंडलीय दाब पर यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम फेनिल कार्बोनेट जो पुनर्विन्यास द्वारा सोडियम सैलिसिलेट में परिवर्तित हो जाता है, जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाने पर सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं देखेंगे हम यहाँ पर। सैलिसिलिक अम्ल जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में किस प्रकार से एस्पिरिन का निर्माण करके देता है, और एस्पिरिन जो है एक दर्द निवारक औषधि होती है जिसका फॉर्मूला ये है, जिसे 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल भी कहा जाता है। यदि सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया फिनॉल के साथ में POCl3 की उपस्थिति में करवाई जाए तो ये फेनिल सैलिसिलेट या सैलोल का निर्माण करता है। ये भी एक दर्द निवारक की तरह काम में लिया जाता है। सैलिसिलिक अम्ल ही जो है HCl गैस के साथ में और मिथेनॉल के साथ में यदि अभिकृत करवाया जाता है तो मेथिल सैलिसिलेट मिलता है, जो कि गठिया के उपचार में काम में लिया जाता है। मर्क्यूरीकरण देख लीजिए इसका। फिनॉल जो है मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में मिलकर के जो है ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरी फिनॉल देता है, साथ ही साथ CH3COOH यहाँ से अलग प्राप्त हो जाता है। ऑक्सीकरण यदि आप इसका करवाते हैं तो ऑक्सीकरण दो तरीके से किस प्रकार करवाया जाता है। पहला तो वायु या प्रकाश द्वारा आप ऑक्सीकरण करवाएंगे तो फिनॉल का क्विनॉन के साथ में अगर ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो फिनोक्विनॉन इस तरीके से आपको प्राप्त होता है। ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है और फिनोक्विनॉन नाम का एक यौगिक उत्पाद यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो पैराबेंजोक्विनॉन के साथ में फिनॉल जो है अणु फिनोक्विनॉन देते हैं, जिसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी। और पोटेशियम पर डाइसल्फेट के साथ में पोटेशियम पर डाइसल्फेट H2S2O8 द्वारा भी यदि इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो इसकी उपस्थिति में फिनॉल जो है पहले तो पैराक्विनॉल में परिवर्तित होता है और बाद में एक एटिकोल सह उत्पाद भी यहाँ से देता है। क्षारीक MnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, क्षारीक MnO4 द्वारा यदि इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ये मेसोटार्ट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मेसोटार्ट्रिक अम्ल में परिवर्तित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है। क्रोमिल क्लोराइड द्वारा अगर इसका ऑक्सीकरण करवाया जाए तो फिनॉल जो है ऑक्सीकृत होकर के बेंजोक्विनॉन में परिवर्तित हो जाता है। यह बेंजोक्विनॉन बाद में वापस फिनॉल के साथ में अभिक्रिया करके फिनोक्विनॉन बना लेता है, जैसे पहले बनाया था। पोटेशियम परक्लोरेट द्वारा ऑक्सीकरण यदि इसका करवाया जाए तो पोटेशियम परक्लोरेट की उपस्थिति में अगर HCl की अभिक्रिया इस फिनॉल पे करवाई जाती है तो क्लोरोनिल यानी कि क्विनॉन के 1, 2, 3, 4 कार्बन पे क्लोरीन अगर जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं क्लोरोनिल या टेट्राक्लोरोक्विनॉन भी इसे कहा जाता है। इसका निर्माण यहाँ से होता है। फिनॉल के कुछ उपयोग है भाई, ये फिनोप्थेलिन या बिसफिनॉल या एजोरंजक के निर्माण में काम में लिया जाता है। बेकेलाइट बहुलक बनाया जाता है, इससे सैलिसिलिक अम्ल, एस्पिरिन वगैरह जो औषधियां हैं अभी आपने देखी है वो यहाँ से प्राप्त होती है। तो फिनॉल के बारे में इतना ही, आगे मिलते हैं। नमस्कार।